गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 पढ़ लिया है और उसका प्रश्न अभ्यास भी देख लिया है। तो आज हम लोग अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ चित्र दिया गया है, तो आइए चित्र 1 को देख लेते हैं, जो कि 1765 का है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दिया गया है कि कंपनी दीवान बन गई। तो आइए देखते हैं कि कंपनी को दीवानी कैसे मिली। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिखाया गया है, कितने भव्य समारोह के रूप में इसे दर्शाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिससे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। तो जब अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की दीवानी आ गई, तो निश्चय यह माना जाता है कि एक बहुत बड़ी घटना घटी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। तो दीवानी मिलने पर कंपनी के नियंत्रण में आने वाले जो भूभाग थे, उस भूभाग के आर्थिक मामलों की वह मुख्य शासक बन चुकी थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ा। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से कंपनी बाहर से आई थी, तो यानी कि बाहरी ताकत थी, तो बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत कर रखना था, जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। तो जो गांव में शासक थे जो चला रहे थे या चला चुके थे, उनसे भी उनका अपना तालमेल बैठाना था, उनको भी शांत रखना था। ठीक है, कंपनी यही सोच रही है। और जिसके पास अभी भी काफ़ी यहाँ पे थे हम लोग, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया सकता था। तो कंपनी यह सोच रही है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं या जो अभी कंटिन्यू है, उन्हें क्या करना, उन्हें अपने नियंत्रण में लेना है, लेकिन उन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अगर ख़त्म करने लगेंगे तो जनता में विद्रोह भड़क उठेगा। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। तो उपनिवेश के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको उपनिवेश के बारे में समझ में आ रहा होगा, उपनिवेश क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पिछला वीडियो पहले उसे पढ़ लें, तब आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकतर किस तरह तय किए। आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराएं, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी को दीवानी मिलने के बाद भी लेकिन वो खुद को भी एक व्यापारी मान रही है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। तो कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि उसे अधिक से अधिक मुनाफा हो और वह लोगों पे भारी भरकम लगान वसूल करे, लेकिन वह अपने आकलन में, अपने वसूली में एक नियमित व्यवस्था लागू करने में थोड़ा हिचकिचाहट ला रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करे। उसकी यही कोशिश थी कि अधिक से अधिक धन वसूल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर
यही कारण था कि वह 5 साल के भीतर ही बंगाल में कंपनी द्वारा जो खरीदी जाने वाली चीज़ें थी उसका मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। तो पहले स्टार्टिंग में कंपनी क्या करती थी कि ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और उन सोने चांदी से भारत में जो चीज़ें उपलब्ध थी उसको खरीद कर यूरोप में बेचती थी। लेकिन कंपनी को जब दीवानी मिल गई तो वह दीवानी से ही राजस्व वसूल करके अपना खर्चा खुद चलाती थी। तो अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले जो पैसे थे, पैसे से ही वह चीज़ों को निर्यात करती थी और पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। इतना कंपनी पैसा इकट्ठा कर लेती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया था कि कंपनी की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। तो लोगों को यह जल्द ही मालूम हो गया था कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वह एक गहरे संकट में फंस रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। आगे यहाँ पे लिखा गया है, देख लेते हैं कि चित्र 2 में, जो कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट का चित्र है। यह ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए जो नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तो यही है आपका जो चित्र दिखा रहा है, ये बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट का चित्र है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि 1770 में पड़े अकाल में, बंगाल में 1770 में अकाल आया था जिसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई और इसमें क्या हुआ कि 1/3 आबादी भी समाप्त हो गई थी। खेती में सुधार की ज़रूरत। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा जो शीर्षक है, खेती में सुधार की ज़रूरत। यहाँ चित्र 3 में चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र दिया गया है। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? बिल्कुल सही है कि अगर आप अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रहे हैं तो आप अपनी राजस्व आय बढ़ाने के मामले में बिल्कुल सोच नहीं सकते। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1763 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। हमने 63 बोला था, माफ़ी चाहते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, आप इसे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता था, जमींदार के रूप में किसको मान्यता दी गई? राजाओं और तालुकदारों को। अब इनका काम क्या था? जमींदार किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जो राशि अस्थायी बंदोबस्त में जो राशि थी वह अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाना था। यानी कि आपकी राजस्व आय चाहे 1 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, जो राशि तय कर दी गई है वह राशि वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए इसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो कंपनी को लगता था कि राजस्व तो अस्थायी कर दिया गया है, इससे जो कंपनी को लगता था कि राजस्व अस्थायी कर दिया गया है, लेकिन जब राजस्व की मांग बढ़ेगी ही नहीं तो उसमें जो मुनाफा होगा जमींदारों को वो अपना मुनाफा
ज़मीन की सुधार में लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या समस्याएं थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उसमें समस्याएं क्या आई, आइए देखते हैं। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। तो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो कंपनी को तो यही लगता था कि उसने राजस्व को अस्थायी रूप से तय कर दिया है, लेकिन वह राजस्व इतना ज़्यादा था कि जमींदार उसको चुकाने में ही परेशान रहते थे। तो वो ज़मीन में सुधार कहाँ से लाएंगे, यही कारण था। तो क्या हुआ कि जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, जिससे क्या करते थे कि अंग्रेज उनकी जमींदारी छीन लेते थे। ऐसे में बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी कंपनी ने बाकायदा क्या कर दी, नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी भी जमींदार क्या कर रहे थे कि उन्हें ज़मीन में सुधार लाने के लिए कोई भी ऐसा काम करना ज़रूरतमंद नहीं लगता था। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे ज़मीन में सुधार हो या ना हो। तो उसने क्या किया कि उसमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए, अब उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। यहाँ कुछ बॉक्स में दिया गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। तो बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.डी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। तो आइए देखते हैं कि इनका बयान क्या है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्जे से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो यहाँ पे महल दिया गया है, ये महल के बारे में देख लेते हैं कि महल क्या होता है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। तो महल क्या होता है, महल एक गांव या कई गांवों का एक समूह होता था। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। जो अस्थायी बंदोबस्त थी, किसानों को यह लगता था कि जो ये व्यवस्था लागू की गई है यह बहुत दमनकारी है। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उन्हें पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे एक नई व्यवस्था के बारे में। तो वह नई व्यवस्था क्या है, आइए देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। तो बिल्कुल सही है कि अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है और वह परमानेंट 100 रुपये ही चल रही है, अगर आपको और भी सारे खर्चे करने हैं तो आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ कंपनी ऐसे कर रही थी। उसने अस्थायी बंदोबस्त के थ्रू राशि को तो अस्थायी कर दिया था, लेकिन उसके खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए उसने इसमें बदलाव लाने के लिए
सोचा। तो आइए देखते हैं कि वह बदलाव क्या था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, जो कि तो इसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो आइए देखते हैं व्यवस्था क्या है। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तरी भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के समूहों के गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह, जिसे महल कहा जाता है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, इसमें जो राजस्व वसूल करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था, गांव के मुखिया को। इसके अलावा इसमें राशि को अस्थायी नहीं किया गया, इसमें समय समय पर संशोधन की बात कही गई थी। तो हम याद रखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है और महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसे आप याद रखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू किया गया था और वहीं पे महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के इलाकों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ चित्र 4 दिया गया है, जो कि मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो, जिनका शासनकाल है 1819 से 1826 तक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, मुनरो व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों को इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था। जहाँ अस्थायी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था, वहीं महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू किया गया था, जो कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से जो क्षेत्र जीता था वहाँ पर उन्होंने लागू किया। लेकिन धीरे धीरे जो क्षेत्र उनके अंडर में आता गया, वहाँ पर भी उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो राजस्व वसूलने का जो जिम्मा था वो सीधे किसानों को ही दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ ठीक नहीं था। आइए देखते हैं कि क्या है ये। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही है, जब भी कोई व्यवस्था लागू की जाती है उसमें कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट देखने को हमें मिलता है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप के लिए फसलें। तो आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पूरा जोर लगा दिया। 18वीं सदी के आखिरी तक यानी कि अंतिम तक आते आते कंपनी ने अफीम और नील की खेती कराने के लिए किसानों पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 सालों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल।
तो यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। तो आइए देखते हैं, क्या रंग का कोई इतिहास होता है? तो पढ़ते हैं। यहाँ चित्र 5 और चित्र 6 दिया गया है, जो कि चित्र 5 है कलमकारी छापा, जो कि 20वीं सदी का है, और चित्र 6 मॉरिस कॉटन छापा है, जो कि 19वीं सदी का है। तो चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरें दी गई हैं। चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े की छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ जो कि चित्र 5 है की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे जो कि नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो भारतीय नील की मांग क्यों थी? आइए हम पढ़ते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। जो नील का पौधा उगाया जाता है कहाँ पे, किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी तक आते आते इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के जो कपड़े थे, जो कपड़ा उत्पादक थे, कपड़े की रंगाई के लिए ये नील का ही इस्तेमाल करते थे। वो भी भारत के नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंच थी, तो उनकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, जो कि यूरोप में पाया जाता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। तो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादक ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयातों पर पाबंदी लगा दे। तो जो भारत में नील की उत्पादन होती थी वह बहुत थोड़ी मात्रा में ही यूरोप में पहुंच पाती थी, जिससे क्या होता था कि उसकी कीमत ऊंची होती थी। आप सोच सकते हैं कि जैसे आप बाज़ार जाते होंगे, बाज़ार में जिन चीज़ों की मात्रा कम होगी या जो चीज़ बाज़ार में कम उपलब्ध होंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? ऊंची होगी, क्योंकि उसकी मांगें अधिक होंगी। ठीक है, अगर बाज़ार में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हैं और इस समय क्या है, टमाटर बाज़ार में कम उपलब्ध हैं और जनता की मांग ज़्यादा है टमाटर की, तो क्या होगा कि टमाटर की जो मांग है, जो मूल्य है वो ऊंचा हो जाएगा, यानी कि हाई रेट पर बिकने लगेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी कि जो भारतीय नील था वो यूरोपीय बाज़ारों में बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता था, जिससे वहाँ पे ऊँचे दामों पर बेचा जाता था। और वहाँ के जो यूरोपीय लोग थे, जो कपड़ा उत्पादक थे, उन्हें अलग रंगों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि एक वुड नामक पौधा था। उससे कौन सा रंग उत्पन्न होता था? उससे बैंगनी और नीला रंग, ये जो कि हल्का होता था, उस हल्के रंग का इस्तेमाल होता था इससे। तो इसी पौधों पर उसे निर्भर रहना पड़ता था। और जो भारतीय नील था वो गहरा और चमकदार रंग था, जबकि जो वुड नामक पौधा था उस पौधे से जो रंग थे वो बेजोड़ और हल्के रंग उत्पन्न होते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड नामक उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि नील की प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वहाँ की सरकारों ने दबाव डाला कि नील के आयातों पर पाबंदी लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं।
पहले यहाँ देखते हैं बागान। बागान क्या होता है पढ़ लेते हैं। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता है। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मगर कपड़ों को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़ा रंगने वाले थे वे भारतीय नील को पसंद करते थे, लेकिन नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और काफ़ी फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। अब तक तो पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 17वीं सदी तक आते आते वहाँ के लोगों ने अपनी सरकार को नील की आयात पर जो पाबंदी लगाई गई थी उस पर ढील देने के लिए राजी किया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। तो अभी हमने पढ़ा कि बागान क्या होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बागान के बारे में। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादक में भारी इजाफा भी हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो कपड़ों का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे कपड़े की रंगाई के लिए मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी। जैसा कि नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गए। 1383 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया था। जिस समय औद्योगिकरण हो रहा था तो उसके फलस्वरूप क्या था कि कपड़ों का उत्पादन बढ़ रहा था, जिससे कपड़ों की रंगाई के लिए नील की मांग की ज़रूरत हो रही थी। और उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो नील की आपूर्ति होती थी वो कई कारणों से बंद हो गई थी, जिससे जो दुनिया का नील उत्पादक क्षेत्र था वो आधा रह गया था। कब से कब तक? 1783 से 1789 के बीच तक जो नील का उत्पादक क्षेत्र था वो आधा रह गया था। तो ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बैंगनी से ही किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। जब नील का उत्पादन क्षेत्र घट गया तो ब्रिटेन के लोग नील की आपूर्ति के लिए और क्षेत्रों की या और स्रोत की तलाश करने लगे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, यह सोच में वो पड़ गए। अब देखते हैं कि उन्हें यह स्रोत कहाँ से मिला। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो 1810 में जो नील का हिस्सा था वो 95% था, वहीं 1788 में नील का हिस्सा 30% था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादक में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहती थी। यहाँ चित्र साथ दिया गया है जो कि सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, जो कि अगस्त 1791 की है। जनवरी, ठीक है, जनवरी उसकूह दोलोस्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वालों अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आई। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इस घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में भी नील की खेती ठप हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी।
तो नील की खेती के जो कारण थे वो दो मुख्य तरीके से होते थे। नील की खेती दो मुख्य तरीके से किए जाते थे, पहला निज और दूसरा रैयती। निज क्या होता था? निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब निज खेती की समस्याएं क्या हैं देखते हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। तो जो ज़मीनें उपजाऊ थी वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा पहले से ही थी। तो नील की खेती करने के लिए हमें क्या होता था? ज़मीन की आवश्यकताएं होती है। तो ज़मींदार क्या करते थे कि वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती के लिए वहाँ जो छोटे मोटे खेत थे उनके हाथ ही लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिए। इससे टकराव और तनाव पैदा होता था। तो नील की खेती के लिए कंपनी के अधिकारी जो जमींदार थे वो ज़मीन इकट्ठा करते थे, यानी कि ज़मीन का बंदोबस्त करते थे नील की खेती करने के लिए। जब उन्हें नील की खेती करने के लिए क्षेत्र नहीं मिलते थे तो वो फैक्ट्री के इर्द गिर्द ज़मीन को पट्टे पर लेकर वहाँ पे खेती करने का प्रयास करते थे। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। नील की खेती करने के लिए मजदूर हमें अधिक से अधिक चाहिए होते हैं। तो बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान खेती में व्यस्त रहते थे, वो भी धान की खेती में। तो जब नील की खेती होती है सेम उसी टाइम धान की खेती भी होती है। तो यही कारण था कि नील की खेती के लिए मजदूर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उसी समय धान की खेती में वे सब व्यस्त रहते थे। तो यहाँ पे गुलाम के बारे में दिया गया है। गुलाम क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिकों के लिए काम करना होता है। बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होगी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि उसी समय धान की खेती में वे सब व्यस्त रहते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। तो बीघा क्या होता है? ज़मीन का एक माप होता है, जो कि ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था, जबकि आज के समय में जबकि यूपी में मुझे जहाँ तक पता है कि 1 बीघा 20 बीसा के बराबर होता है। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब हम पढ़ेंगे कि रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिकों रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, जिसे सट्टा कहते हैं, तो अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील बुगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। आगे यहाँ पे देखेंगे चित्र 8, जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। बंगाल में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। यहाँ देख सकते हैं जो कि कटाई पुरुष कर रहे हैं। यहाँ चित्र 9 दिखाया गया, जो कि खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर को दिखाया गया है। यहाँ
आगे यहाँ नील का उत्पादन कैसे होता है आइए देखते हैं। चित्र 10 जो कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि विलियम सिम्पन्स का चित्र 1863 में ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। जो नील गांव होता था वो आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होता था। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैटस, जिसे हौद कहते हैं, में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, यानी कि उसे सड़ाने की प्रक्रिया को किण्वित करते, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद, जिसे बीटर बाट कहते हैं, में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था। दूसरे हौद को लगातार हिलाते थे और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला होता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकाल दिया जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी कि निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यहाँ चित्र 11 दिया गया है, जो कि नील के पौधों को हौद तक औरतें धोकर लाती थीं। चित्र 12 जो कि हौद में घोल हिलाने वाले, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा हुआ है। तो ये मजदूर जो कि पैडल लेके खड़ा है दिखाया गया है। इस मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन काम था इन लोगों के लिए। वाट क्या होता है कि ये किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता है। चित्र यहाँ पे 13 दिया गया है, जो कि बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आम उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ियों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ आपको चित्र 13 दिया गया है, जो कि बिक्री के लिए नील तैयार किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे कि जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमतें मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो नील की खेती जहाँ भी होती है, नील की खेती होने के बाद उस ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो नष्ट कर देती है, जिससे वहाँ पे दूसरा फसल उत्पादन नहीं किया सकता। तो यही कारण था कि जो किसान थे वह नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की कटाई के बाद धान की खेती या अन्य कोई खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद पहले यहाँ पढ़ लेते हैं नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं को पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। मौला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नील की खेती से इनकार क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें जो
नील की खेती का दाम था, मूल्य था, वो बहुत कम मिलता था और इसके अलावा खेती करने के बाद जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे धान की खेती नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे विद्रोह फैला तो उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्रोह फैल गया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती करने के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। आगे, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। समझ सकते हैं कि नील की खेती कितनी दमनात्मक हो सकती है। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता है। आगे, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। तो 1857 की क्रांति तो हो चुकी थी, जो कि नील की जो बगावत हो रही है वो 1859 में हो रही है। इसके पहले 1857 की क्रांति हो चुकी है। तो इसी क्रांति होने की वजह से जो ब्रिटिश सरकार है यह सोच रही है कि कहीं एक और बगावत ना हो जाए, कहीं एक और व्यापक विद्रोह न आ जाए, इसी खतरे से वह डरी हुई है। तो जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने के लिए हुक्म नहीं दिया है, यानी कि उन्होंने नील की खेती न करने के लिए आदेश दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्या पता कि यह आदेश विक्टोरिया का है या अधिकारियों का है। वह तो केवल किसानों को शांत करने और जो विस्फोटक स्थिति हो रही थी उत्पन्न होने वाली, उसको नियंत्रित करने में लगे थे। उसकी कार्यवाही को किसान ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। आगे ऐसे ही इसी के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है जो कि नील दर्पण है, दीन बंधु के द्वारा। वहाँ पे आपको नील विद्रोह के बारे में पढ़ने को विस्तार से मिल जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं आगे कि इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। इस बगावत से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।
इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। अब क्या हो गया? कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा 19वीं सदी के अंतिम में। इसके पहले क्या था कि इसके पहले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। अब क्या हो गया? 19वीं सदी के आते आते कृत्रिम रंगों का निर्माण किया जाने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी वे उत्पादक फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार का एक किसान उन्हें चंपारण में बुलाता है और नील किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए न्योता देता है। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो महात्मा गांधी 1917 में नील दौरा बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन करते हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा पहला सफल आंदोलन था भारत में। चंपारण आंदोलन जो था यह पहला सफल आंदोलन माना जाता है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिए। तो आइए देखते हैं कि उनका जवाब क्या था। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला का जवाब है कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। दूसरे साले का क्या कहना है? कहते हैं कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती करना नहीं चाहते? हाजी मुल्ला का जवाब है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। यह नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 सबूतनामा पृष्ठ 67 का है। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में, जो कि वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन के बारे में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से दूसरा जो कि दिया गया है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। तो चित्र आप देख सकते हैं कि बीचों बीच में जो मालिक खड़ा हुआ है वह सभी गुलामों पर नजर रख रहा है। चित्र 14 है ये, जो कि कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित बागानों में नील उत्पादन का चित्र दिया गया है। तो ये हमारा लास्ट था। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है मुझे आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। तो अब हम कल करेंगे इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।